ओके तो हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बफर के बारे में। बफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोड.जेएस का, क्योंकि जब भी आप मेमोरी एलोकेशन फेज़ में जाते हैं और आपको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ मेमोरी को एलोकेट करना होता है और डेटा को स्टोर करना होता है, तो वहाँ पे हम बफर को बनाते हैं और बफर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बफर के बारे में हम ही समझेंगे और समझेंगे कि बफर क्या है और कैसे हम इसे एलोकेट कर सकते हैं, कैसे इसमें डेटा रख सकते हैं और इसके क्या क्या मेथड्स हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बफर से। बफर होता क्या है? बफर आपके रैम की एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मेमोरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो रैम है वो 5 GB का है, 10 GB का है और आप उस रैम में अपने नोड.जेएस प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेमोरी या स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं, कोई ना कोई डेटा को रखने के लिए। तो उसे रखने के लिए हम बफर यूज़ करते हैं और बफर के अंदर हम नोड.जेएस से रिलेटेड जो भी डेटा हम नोड.जेएस के थ्रू रखना चाहते हैं वो हम रखते हैं। तो नोड.जेएस के थ्रू जैसे ही आप बफर को क्रिएट करते हैं तो रैम में एक पर्टिकुलर जगह पे एक स्पेस क्रिएट होती है, एक मेमोरी एलोकेट होती है जो नोड.जेएस को असाइन होती है और नोड.जेएस उस मेमोरी में कोई भी डेटा रख सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इंटरनली जाके देख लेते हैं कि एक्चुअल में बफर क्या है और कैसे हम इसमें डेटा रखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बफर यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं है, वो सीक्वेंस ऑफ बिट को कंटेन किए हुए है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 बाइट जो कि 32 बिट्स का बफर मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक बफर का हर एक आप कह सकते हो कि एलिमेंट जो है वो 8 बिट का होता है, जो कि है 4 बाइट का। तो जैसे आप बफर बनाते हैं तो आपके मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होती है, उस स्पेस को एलोकेट किया जाता है नोड.जेएस को, क्योंकि नोड.जेएस ने ही वो बफर क्रिएट किया है और नोड.जेएस उस बफर में डेटा को रीड और राइट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड.जेएस जो है वो डेटा को रीड और राइट करता है और यहाँ पे जो बफर का साइज़ होता है वो एग्जैक्टली 8 बिट ही होता है और 8 बिट होने के कारण इसके में हम हेक्साडेसिमल यानी 0 to 15 की जो रेंज की वैल्यूज़ होती हैं उसको रख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं कि बफर के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम इस मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ बफर के साथ एक्शंस को कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आ गए अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है बफर नाम का और उसके अंदर फाइल है और यहाँ पे मैं बफर के कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बफर एलोकेट करने के लिए अगर आपको नोड.जेएस से बफर को एलोकेट करना है तो सबसे पहले तो आपको बफर को इंपोर्ट करना होगा। तो बफर तो यहाँ पे मैंने बफर को इंपोर्ट कर लिया है नोड.जेएस से और बफर के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो अभी मैं मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एलॉक मेथड। तो नोड.जेएस में एलॉक मेथड के थ्रू हम बफर की मेमोरी को एलोकेट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कंटेनर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, बफर डॉट एलॉक, इसमें हमें बताना होता है कि आपको एग्जैक्टली कितने बाइट्स की मेमोरी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 बाइट की मेमोरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4 और जो नोड.जेएस है वो 4 बाइट मेमोरी मुझे एलोकेट करके दे देगा। तो अगर मैं लॉग करके आपको दिखाऊं console.log कंटेनर और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो नोड buffer.js, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होके मिल चुकी है।
अभी इसमें कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है, कोई भी डेटा मैंने नहीं रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि जो सारी वैल्यूज़ हैं हमें वो 0 से असाइन होके मिल रही हैं। ओके, सो हम कैसे वैल्यू को रख सकते हैं इस बफर में? तो वैल्यू को रखने के लिए भी मेथड्स हैं, लेकिन जो मैं सिंपल अभी आपको दिखाने वाला हूँ वैल्यू को रखने के लिए, क्योंकि बफर एक सीक्वेंस ऑफ बाइट एलोकेट करता है, तो आप डायरेक्टली उसके पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंटेनर, जो कि एक बफर का एरे है, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने कुछ वैल्यू रखा हुआ है। तो इस वैल्यू को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं लॉक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ और वैल्यू आपको रख के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे रख देता हूँ 0xFA। अब ये क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो मैं इसको 0x के थ्रू रखने वाला हूँ। ओके, सो 0x 56, ठीक है, और कंटेनर ऑफ 3 0x66। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रख दिए हैं और जो कि इस तरीके से हैं, और ये सारे हेक्साडेसिमल वैल्यू है जो मैंने बफर में रख दिए हैं। तो अगर मैं इसको लॉक करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे वो सारी वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम बफर के अंदर एलोकेट करते हैं बफर को, और बफर के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आप वैल्यू को रखते हैं, ये एक प्रिटी स्लो मेथड है, और इससे भी अलग तरीका है जिसके थ्रू आप वैल्यू को रख सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब जो मेन बात ये होता है कि इसमें हम कितने रेंज की वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? क्योंकि बफर का साइज़ 8 बिट होता है, तो इसमें हम मिनिमम वैल्यू 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 255 रख सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो मैं अपना एक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ जो कि है प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 बिट को मैं ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैं 8 बिट को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू पे भी दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने 8 बिट को ऑन किया तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू हम रख सकते हैं 8 बिट में वो है 255। तो क्योंकि यहाँ पे हर बफर का जो साइज़ है वो 8 बिट है, तो यहाँ पे 8 बिट 8 बिट 8 बिट, सारे बफर का साइज़ 8 बिट है जो कि 4 बाइट होते हैं। तो एक बफर में हम मैक्सिमम वैल्यू जो रख सकते हैं वो है 255, और अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो वो है FF, जो कि है 255 की इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू 255 रख सकते हैं, और अगर मैं सारे बिट को अगर 0 करूँ तो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें देखने को मिलेगा जो कि है 0। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं हम अपने बफर में। अभी तो मैंने बताया कि ये मेथड या ये तरीके सही नहीं हैं बफर में वैल्यू रखने के लिए। तो हम बफर के अंदर वैल्यू को कैसे रखें? तो बफर के अंदर वैल्यू को रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बफर का ऑब्जेक्ट है जो कि कंटेनर में है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के थ्रू हम बफर के अंदर वैल्यू रखते हैं। इन लाइन को कमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या और तरीके हैं, क्या इफिशिएंट तरीका है बफर के अंदर वैल्यू रखने के लिए। तो यहाँ पे हम कंटेनर यूज़ करते हैं डॉट। आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं।
तो बफर के अंदर वैल्यू रखना है तो यहाँ पे एक मेथड है राइट, और अगर आपको इंटीजर वैल्यू रखनी है तो राइट इंट, और 8 बिट के अंदर अगर वो वैल्यू है तो 8। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 32, और उसके बाद हम देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या है कि आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस वैल्यू को रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रखना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट। ठीक है, कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे 32 जो कि हमें 20 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि ये जो वैल्यू है ये 8 बिट इंटीजर है जो कि हेक्साडेसिमल में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं 32 लिखता हूँ तो हेक्साडेसिमल में जो इसकी वैल्यू है वो क्या आती है यहाँ पे 2020। तो ये जो वैल्यू रखता है, सारे जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल के अंदर ही रखता है, इसीलिए हमें यहाँ पे 2020 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से और भी मेथड हैं। अगर आपकी वो इस पर्टिकुलर वैल्यू को रीड करना है तो यहाँ पे एक मेथड है जो कि है रीड इंट, उसमें पास करना होता है पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीड इंट, और मैं क्योंकि 8 बाइट में वैल्यू रखना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर पे पास कर देता हूँ पोजीशंस, और मैं इस वैल्यू को ग्रैब कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रैब किया, और अगर मैं कंसोल लॉक करके दिखाऊँ आपको तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अभी रन करने वाला हूँ, और आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है हमारा एग्जैक्टली जो कि है 32, वो हमें रीड इंट 8 के थ्रू देखने को मिलता है। और उसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग तरह की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर डॉट राइट इंट 8, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 55 रखना चाहता हूँ 0th पोजीशन पे, और हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0 पोजीशन को प्रिंट करूँ, वैल्यू 1 कर दूँ इस वेरिएबल को चेंज करके, और मैं इस वैल्यू 1 को लॉक करूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू जो कि 0th पोजीशन पे है और 1 पोजीशन पे है वो हमें देखने को मिलती है। ओके, तो ये तो रहा हमारे पास राइट इंट और रीड इंट मेथड, जिसके थ्रू हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू को गेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं बफर के पास जिसके साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपली इन लाइन को अभी अनकमेंट करता हूँ, और हम कुछ और मेथड को देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मेथड है जो कि है टू स्ट्रिंग, और मैं आपको उसी मेथड के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो कंटेनर डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें हम इनकोडिंग पास करते हैं। तो अगर आपको इनकोडिंग के बारे में समझना है कि इनकोडिंग क्या है और कैसे काम करता है और इनकोडिंग का पर्पस क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने इनकोडिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे इनकोडिंग्स हैं जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो फ़िलहाल मैं हेक्स जो कि इनकोडिंग है उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ, और मैं लॉक करके आपको इस हेक्स स्ट्रिंग की वैल्यू को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉक किया str, ठीक है। और अगर मैं आपको ये वैल्यू दिखाऊं उससे पहले मैं इस कंटेनर के वैल्यू को क्लॉक को कमेंट आउट करता हूँ, और मैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि जो भी वैल्यूज़ हमने रखा हुआ है इधर 32, FA, 54, 66, ये सारे वैल्यूज़ हमें हेक्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सेम वैल्यू को हेक्स में ना रख के नंबर में रखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है, और उसके बाद मैं इसको हेक्स में गेट करने की कोशिश करूं,
तो हमारे पास क्या गेट होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो मैंने वो सारे वैल्यू रख दिए हैं और कंसोल भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है हमें हेक्स में ही, जो कि हेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है जो भी हमारा कंटेनर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 37 और 20 जो कि इक्विवेलेंट है, 32 जो कि है यहाँ पे 20 और 55 जो कि है 37। आप चाहे तो बफर की वैल्यू को भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो सारे वैल्यू एग्जैक्टली जो बफर में, क्योंकि बफर हमेशा हेक्स में ही वैल्यू को रखता है, और इसीलिए जब हम टू स्ट्रिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चैलेंज देने वाला हूँ कि यहाँ पे एक बाइनरी वैल्यू है जिसको आपको बफर में स्टोर करना है, इस बाइनरी वैल्यू को, और उस बफर की वैल्यू को कैरेक्टर इनकोडिंग UTF-8 के थ्रू प्रिंट करके देखना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस बाइनरी वैल्यू को आप कन्वर्ट करके बफर में रख के और इसे प्रिंट करके देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर हम इस पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू को रखना चाहते हैं अपने बफर में तो हम कैसे रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इतने बिट मेमोरी को एलोकेट करना होगा, और हम जानते हैं कि हमारा जो बफर है वो एक बार में 8 बिट मेमोरी को एलोकेट करता है। तो हमारे पास 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी होनी चाहिए इस बाइनरी वैल्यू को रखने के लिए, ठीक है। तो इस बाइनरी वैल्यू को रखने के लिए सबसे पहले तो हम इन सारे कोड को कमेंट कर लेते हैं और स्टार्टिंग से हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा वैल्यू कमेंट आउट कर लिया है जो कि आप देख सकते हो, और मैं इसको एक फ्रेश एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बफ नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें मैं बफर डॉट एलॉक करने वाला हूँ एग्जैक्टली 3 बाइट्स जो कि होते हैं 24 बिट्स, ठीक है। और इसमें मैं इस वैल्यू को रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली बाइनरी को अगर रखना है तो सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना होगा इसको हेक्साडेसिमल में। तो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ जो कि है 21, और बफ ऑफ 0 0x21। उस तरीके से बफ ऑफ 1 में जो भी वैल्यू है हम उसे रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 8 बिट है इसकी वैल्यू को हम रखना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 है, तो यहाँ पे है 69। तो यहाँ पे हेक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी 0x69। उस तरीके से बफर ऑफ 2 जो कि होगा हमारा इस बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट जो कि ये है। और अगर मैं इस वैल्यू को अपने प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर में आपको दिखाऊं तो यहाँ बनता है हमारे पास 48, राइट। सो यहाँ पे मैं रखता हूँ 0x48, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो हम बाइनरी वैल्यू रख रहे हैं उसका सीक्वेंस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइनरी वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ़्ट रखी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2, 1 एंड 0, राइट। और इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कंसोल लॉक करें, राइट,
और बफ डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें हमें चूज़ करना होगा UTF-8 जो कि है कैरेक्टर कोडिंग हमारा। और मैं इसको अगर आपको लॉक करके और प्रिंट करके दिखाऊं कि क्या देखने को मिलता है हमें वैल्यू, तो नोट बफर डॉट जेएस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें हाई जो कि वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हाई है HI और एक्सक्लेमेशन मार्क, इसकी ये बाइनरी वैल्यू है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम कैसे एक बाइनरी वैल्यू को रख सकते हैं बफर में, और उस बफर के थ्रू हम अलग अलग कैरेक्टर इनकोडिंग्स में भी उस वैल्यू को देख सकते हैं। तो इस UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग होने के कारण हम इस वैल्यू को एक हाई स्ट्रिंग के रूप में देख रहे हैं। तो अगर मैं आपको बफर को दिखाने की कोशिश करूं कि बफर कैसे दिखता है हमारा, तो मैं यहाँ पे बफर और जो कि हमारा एरे है उसको मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो हमारी वैल्यू है 48, 69 या 21 जो कि 012 हम बफर में स्टोर कर रहे हैं, और इस बफर की वैल्यू को हम अगर UTF-8 कैरेक्टर में लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है हाई। तो इस तरीके से आप बफर में बाइनरी वैल्यू को रख सकते हैं और उसकी वैल्यू को आप अलग अलग कैरेक्टर इनकोडिंग्स में स्टोर करके देख सकते हैं। कुछ और मेथड के बारे में बात कर ले रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर आपको बफर को समझना है तो कमेंट आउट करते हैं इस कोड को। एक मेथड है जो कि है हमारा फ्रॉम बफर के अंदर, वो भी सेम काम करता है, वो भी मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो एलॉक मेथड है उससे ये मेथड ज़्यादा बेहतर तरीके से और फास्ट तरीके से काम करता है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं b नाम से, और इसमें हम बफर डॉट फ्रॉम, इसके थ्रू हम अपना मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। बफर डॉट फ्रॉम में हम डायरेक्टली अपने हेक्साडेसिमल वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली जो ये वैल्यूज़ हैं जो कि 48 और 69 और 21, इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं। और बफर डॉट फ्रॉम मेथड क्या करेगा कि इन वैल्यू को के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली साइज़ को डिफ़ाइन कर लेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 बाइट इसको मेमोरी चाहिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 3 बाइट की वैल्यूज़ हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3 बाइट ही एलोकेट करेगा बफर से। तो इंटरनली तो ये यही मेथड कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर एक रैपर आप समझ लो कि ऐसा है कि ये एक स्मार्ट मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली बफर की वैल्यू को पास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें बफर एलोकेट होके मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉक करूँ आपको, तो सिंपली लॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ बफर जो कि है b, और एक चीज़ और मैं UTF-8 आपको लॉक करके दिखाता हूँ। तो बफर डॉट टू स्ट्रिंग, जिसमें मैं कैरेक्टर इनकोडिंग क्या पास करने वाला हूँ, UTF-8, एग्जैक्टली सेम। ये भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे भी हमें आप देख सकते हो कि हाई प्रिंट होके देखने को मिल रहा है जो कि बफर के अंदर मैंने रखा हुआ है वो वैल्यू को, और एग्जैक्ट सेम बफर हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम एलॉक मेथड के थ्रू यहाँ से रखते थे। तो ये एक और मेथड है जिसको यूज़ करके आप इजीली बफर क्रिएट कर सकते हैं, और ये मेथड जो है वो स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करता है और उतने पर्टिकुलर बाइट ही एलोकेट करता है जो भी आप एरे में स्पेसिफाई करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक तरीका और है इन वैल्यू को रखने के लिए। तो आप चाहे तो डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने पास कर दिया 48, 69 एंड 21, और आपने बता दिया कि इनकोडिंग कौन सा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि ये हेक्स इनकोडिंग की वैल्यू है, ठीक है।
और अगर आप लॉक करें तो एग्जैक्टली देखने को मिलता है सेम वैल्यू जो कि है UTF-8 में, और आप बफर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे सेम वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भी आप बफर को एलोकेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप वैल्यू को पास कर दो, और जो भी वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, इनकोडिंग क्या है, वो बता दो। उसके अकॉर्डिंग बफर डॉट फ्रॉम खुद डिसाइड कर लेगा, और वो डिसाइड करके उतनी बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा आपके सिस्टम में। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि बफर को किन किन तरीके से एलोकेट किया जाता है Node.js में। फ्रॉम मेथड क्या करता है, लॉक मेथड क्या करता है, कैसे हम इन अलग अलग डिफरेंट इनकोडिंग यूज़ करते हैं, और अलग अलग इनकोडिंग्स के थ्रू हम कैसे अपने वैल्यू को अलग तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो आगे हम एक यूज़ बफर एलोकेट करके देखने वाले हैं, और जो हम बफर का साइज़ बताएंगे कि इतने बाइट्स और इतने बिट्स हमें मेमोरी का रिक्वायरमेंट है, उसे एलोकेट करने के बाद जो हमारे प्रोसेस का साइज़ है वो क्या होता है, और इंटरनली कैसे चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक यूज़ बफर एलोकेट करके देखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि है बफर डॉट एलॉक, और इसमें मैं कितने साइज़ ऑफ बफर एलोकेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 0.5 टू द पावर 9, और ये होता है अराउंड 1 GB के अराउंड मैं मेमोरी एलोकेट करने वाला हूँ Node.js से। ठीक है, एक फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ जिसके थ्रू मैं इस बफर में कुछ वैल्यू फिल करने वाला हूँ जो कि रेंडम वैल्यू होंगी। तो फॉर लूप एक मैं यूज़ करता हूँ जो कि है बी डॉट लेंथ, और सिंपली मैं बी ऑफ इंडेक्स में एक वैल्यू रखने वाला हूँ, और इस वैल्यू को रखने के बाद मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है कि जब हम इतनी ह्यूज वैल्यू एलोकेट करते हैं, राइट, तो हमारे मेमोरी पे क्या प्रेशर पड़ता है और चीज़ें कैसे हैंडल हो रही होती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कोई भी नोड प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने buffer.js को रन करूँगा तो मैं उसके साथ साथ आपको एक्टिविटी मॉनिटर भी दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा नोड का प्रोसेस है वो कैसे एलोकेट होगा। और इसे दिखाने के लिए मैं एक इस पर्टिकुलर कोड को सेट इंटरवल में रख लेता हूँ ताकि आप इन वैल्यूज़ को एलोकेट होते हुए देख सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सेट इंटरवल है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बफ़र की जो वैल्यूज़ हैं वो रख ली हैं। अपने मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और आप देख सकते हो तो यहाँ पे आई थिंक ये जो वैल्यू है वो 500 MB होगा, ना कि 1 GB। ओके, सो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल के अंदर इस बफ़र के अंदर फिल कर रहा हूँ एक रैंडम सी वैल्यू जो कि है 22, और यहाँ पे मैं सिंपली buffer.js को रन करने वाला हूँ। और आपको मैं अगर एक्टिविटी मॉनिटर में दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि हमारे जो नोड एप्लीकेशन है उसकी मेमोरी यहाँ पे एक बम्प आ चुकी है, ग्रो कर चुकी है, जो कि है 487 MB, क्योंकि हमारा जो बफ़र है जो हमने एलोकेट किया हुआ है एलॉक मेथड से वह है 500 MB का। और जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोड की जो मेमोरी है यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर में वो यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रो हो चुकी है। तो अगर आप यूज़ बफ़र एलोकेट करते हो आप अपने Node.js में, तो यहाँ पे आपके मेमोरी पे भी प्रेशर पड़ता है, तो हमें उतना ही बफ़र के ऊपर काम करना चाहिए जो कि यूज़ में हो रही हो। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने 500 MB एलोकेट किया और उसको
एलोकेट करने के बाद जो वैल्यू हमने फिल किए उसके कारण हमारे जो नोड का प्रोसेस है उसका साइज़ एग्जैक्टली बहुत ही बढ़ गया। तो यहाँ पे और भी मेथड के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो और भी मेथड हैं जिनके थ्रू आप वैल्यू को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी डॉट इंडेक्स, इसके थ्रू भी आप वैल्यू को फिल कर सकते हैं। और आप चाहें तो बी डॉट फिल एक मेथड है जिसके थ्रू भी आप वैल्यू को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक इंडेक्स के ऊपर ही ये काम करना शुरू करेगा, तो ये भी मेथड आपका सेम तरीके से काम करेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा नोड का प्रोसेस है वो आएगा और वहाँ पे हमें 500 जो मेगाबाइट ऑफ मेमोरी है वो यहाँ पे एक यूज़ अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज़ कर रहा है हमारा नोड का प्रोसेस। ठीक है, और इस तरीके से आप एक बड़े बफ़र को भी एलोकेट कर सकते हो, लेकिन आप मेक श्योर करो कि जो भी आप बफ़र एलोकेट कर रहे हो वो प्रॉपर यूज़ में हो, और कोशिश ये करो कि मेमोरी पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा साइज़ का बफ़र हम एलोकेट ना कर रहे हों। मैं ये कॉन्सेप्ट मोस्टली यही इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप मोस्ट ऑफ द केस में ये एलॉक मेथड और बफ़र के ऊपर काम ना कर रहे हों, लेकिन अगर आप कभी काम कर रहे हों तो आपको ये आइडिया हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या होता है अगर आप बहुत सारे बफ़र को एलोकेट कर देते हो या अनयूज्ड बफ़र होते हैं तो एक मेमोरी पे प्रेशर पड़ता है। ओके, सो इसके साथ साथ कुछ और मेथड है जिसके बारे में बात करूँगा। तो एक तो मेथड है वो है बफर डॉट एलॉक अनसेफ। तो ये मेथड करता क्या है कि ये मेथड भी आपका बफ़र ही एलोकेट करता है, लेकिन ये एक अनसेफ तरीका है। और इसका जो एलोकेशंस होते हैं वो समटाइम्स क्या होता है कि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं जो ऑलरेडी आपकी मेमोरी में पड़ी होंगी वो वैल्यूज़ भी कई बार ये रिटर्न करके दे देता है। उसके साथ साथ एक और मेथड है जो कि है बफर डॉट कॉनकैट। ये मेथड क्या करता है कि यहाँ पे एक एरे लेता है और उस एरे के अंदर हम मल्टीपल बफर को डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बफर यहाँ पे है बफर डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू रखी और एक और सेम ही बफ़र है, और इन बफ़र को अगर हमें जोड़ना है तो B1 B2, तो यहाँ पे हम B और B1 मल्टीपल बफ़र को रख सकते हैं। और यहाँ पे कॉनकैट मेथड क्या होता है, और उसके बाद कॉनकैट मेथड क्या करता है कि ये दोनों बफ़र को ऐड करता है। तो अगर मैं आपको लॉक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी वैल्यू है जो कि है 22 33 और सेम 22 33, ये कॉनकैट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी नोड जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।